हाँ बच्चों, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्वे, सर्च और सीजर। तो पहले इन तीनों चीज का मीनिंग हल्का सा समझ लें नॉर्मल भाषा में, तब चैप्टर को शुरू करते हैं। सर्वे का मतलब होता है जाना, देखना, सुनना। ठीक है, सर्वे का मतलब क्या है कि जैसे कुछ लोग देखते होंगे कि मॉल वगैरह में जाते हैं, लेते कुछ नहीं है, हर आउटलेट पे जाएंगे, देखेंगे क्या चीज़ है, कितने की बिक रही है, पूरा मॉल का सर्वे करके वापस चले आएंगे। दैट इज सर्वे। कि मतलब असेसिंग ऑफिसर जाएगा किसी ऑफिस के अंदर, पूछताछ कर सकता है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट रखे होंगे देख सकता है, सुन सकता है, समझ के वापस चलाएगा, कुछ कर नहीं सकता है वहां पे। दैट इज सर्वे। सर्च का मतलब है चेक कर सकता है। जैसे रेड मूवी आपने देखी होगी कि उसके अंदर सर्च है, तोड़ फोड़ कर सकते हैं। उसको लग रहा है सोफे के अंदर पैसा छुपा के रखे हो तो सोफा तोड़ सकता है। तो दैट इज सर्च, चेक कर सकता है कहाँ कहाँ आपने क्या क्या चीज छुपाई। और सीजर का मतलब होता है कि अपनी गिरफ्त में लेना। कोई चीज मान लो मिल गई है तो अपने कब्जे में ले लेना, क्या बोलेंगे हम लोग, सीजर करना बोलते हैं उसको, सीज करना। तो सर्वे का मीनिंग क्लियर हो गया होगा होपफुली आपको, सर्च का मतलब क्लियर हो गया होगा, और सीजर का मीनिंग आपको हो गया है क्लियर। तो अब हम लोग चैप्टर को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बिना इनके मीनिंग क्लियर किए बिना चैप्टर में आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि भैया छोटे छोटे लेके 16 टॉपिक हैं, तो ये टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं। कुछ चीजें बहुत ही लेंदी दे रखी हैं तो उनका ओवरव्यू दे दिया जाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिया जाएगा, बाकी लाइन बाय लाइन आप खुद पढ़ लोगे। ठीक है, तो इस चैप्टर का कह सकते हो जो चीज छोटे में क्रक्स फॉर्म में लिखी हैं या समराइज फॉर्म में है उनको तो पूरा पढ़ा देंगे। जो चीजें बहुत ही लंबी तरीके से बुक में लिखी गई हैं उनका एक ओवरव्यू आपको दे दिया जाएगा, और लाइन बाय लाइन आप एक बार घर में पढ़ लोगे तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर की एग्जाम में रिलेवेंस अगर समझें तो इस चैप्टर से थ्योरेटिकल पार्ट आता है और केस लॉ आते हैं और एक दो एमसीक्यू भी आते हैं। तो चैप्टर की वर्थ है एग्जाम में कह सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, ऑलमोस्ट थ्योरी या केस लॉ के फॉर्म में इनसे में चीजें आपको मिलने वाली। तो पहला पॉइंट आ रहा है पावर रिगार्डिंग डिस्कवरी, प्रोडक्शन एंड एविडेंस। तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होती है, आगे से बार बार लिख के आएगा इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन कौन आएगा यहां समझ लो। असेसिंग ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर अपील वाला, ज्वाइंट कमिश्नर अपील वाला, प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर्स। ठीक है, द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, ये सब क्या है आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंदर आएंगी इसके चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में जहां जहां इनकम टैक्स अथॉरिटी लिखेगा उसका मीनिंग ये रहेगा, इनके पास कह रहे हैं सेम पावर है जो सिविल प्रोसीजर के जज के पास रहती हैं। ठीक है, जो सिविल प्रोसीजर के जज के पास रहती हैं, कोर्ट के पास रहती हैं, वो पावर सेम टू सेम पावर इनकम टैक्स अथॉरिटी को दी गई है सर्च और सीजर के केस में। सर्वे, सर्च और सीजर के केस में क्या है, ये पावर उनको दे रखी हैं। क्या क्या पावर होती हैं, किस किस मैटर में काम कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, खोजबीन कर सकते हैं किसी चीज की, किसी कागज वागज की। इसके बाद किसी भी पर्सन से इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ सच पर्सन, मतलब अपने पास बुला सकते हैं। ठीक है, नोटिस आती है कि भैया आपको इस तारीख को प्रकट होना है ऑफिस के अंदर, तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं, मतलब बुला सकते हैं अपने पास। बैंकिंग कंपनी के किसी ऑफिसर को बुला सकते हैं। एंड एग्जामिन ऑन ओथ, एग्जामिन ऑन ओथ का मतलब है उससे कसम वसम खिलवा सकते हैं कि तो भी तुम सत्य बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, समझ रहे हो। एक टाइप से कह सकते हो कि डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि जो भी आपने बातें बताई हैं वो सही है आपकी नॉलेज में, तो उसी डिक्लेरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जामिन हिम ऑन ओथ। कि जैसे कोर्ट में देखते होगे कि जो भी गवाह आते हैं उससे गीता पर रख के कसम खिलवाई जाती है कि भाई कसम खाओ तब मानेंगे आगे जो बात बोल रहे हो सत्य बोल रहे हो, तो वही चीज यहाँ है, एग्जामिन हिम ऑन ओथ उसको बोला जाता है इंग्लिश में। और क्या कर सकते हो, कंपेलिंग द, मतलब जबरदस्ती कर सकते हो कि भाई ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और इशूइंग कमीशन कोई नोटिस वगैरह भेज सकते हो जिनकी भी जरूरत हो। ठीक है, तो ये सब पावर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास दे रखी हैं
इस चैप्टर के अंदर। अब सर्च एंड सीजर, जो सर्च एंड सीजर करने का सेक्शन है वो 132 है, अगर यहां से देख पाओ तो 132 की सर्च करने से पहले, सर्च एंड सीजर करने से पहले रीजन टू सस्पेक्ट होना मांगता है। रीजन टू सस्पेक्ट होने का मतलब है कि आपके पास ये कम से कम बिलीव होना चाहिए कि इसने कहीं ना कहीं पैसे टैक्स चोरी करी है। ये आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं से आपके पास कोई ना कोई क्लू होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, आपको दिखाने नहीं एसएससी को कि भैया देखो हमारे पास सबूत है, तुम्हारे खिलाफ मिला है, इस आदमी ने हमको बताया तब हम सीजर करने आए। नहीं, आपके पास ऐसा सस्पेक्ट होना चाहिए, ऐसा बिलीव होना चाहिए, तभी जाके आप सर्च एंड सीजर इनिशिएट कर पाओगे। तो वही लिखा हुआ है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी रहती हैं उनके पास इसमें, इस सर्च एंड सीजर में कोई एक्शन लेने से पहले अगर इनके पास रीजन टू सस्पेक्ट नहीं होगा, रीजन सस्पेक्ट किस बिहाफ में कि कोई इनकम आपकी क्या ही कंसील करी गई है, छुपाई गई है, अगर ऐसा रीजन टू सस्पेक्ट नहीं है तो फिर सर्च एंड सीजर इनिशिएट नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो एक हो गया कि भाई पावर में क्या बताया है कि भाई रीजन टू सस्पेक्ट होना चाहिए तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। फिर यहां फालतू की बातें लिखी हुई हैं, इनको छोड़ सकते हो, इधर आ सकते हो। पावर टू इम्पाउंड और रिटेन बुक्स। तो रिटेन का मतलब समझ सकते हो कि अपने पास हम बुक्स रख सकते हैं। अब हम का मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी अपने पास बुक को जब्त करना। रिटेन का मतलब क्या हो गया, जब्त करना। इम्पाउंड का मतलब क्या होता है ये समझो। इम्पाउंड का मतलब होता है हिरासत में लेना, एक तरीके से कह लो। जैसे देखते होगे कि भाई मान लीजिए आपने किसी का, मिस्टर एक्स ने किसी का खून कर दिया, तो पुलिस आती है, मिस्टर एक्स को पकड़ के ले जाती है। ठीक है, अपनी जो पुलिस चौकी रहेगी या पुलिस थाना रहेगा थोड़ी देर उस पर बिठाती है, फिर जाके कोर्ट में पेश करती है, और जब सब कुछ हो जाता है फिर जाके उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इम्पाउंड का मतलब होता है पुलिस ने हिरासत में ले लिया, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर ने अपने कब्जे में लिया है देखने वेखने के लिए। और रिटेन करने का मतलब भी अपने पास वो लेके चला जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इम्पाउंड का मतलब हो गया कि भाई अपने देखने के लिए लेना, एक तरीके से कह लो, वहां पे लेगा। और फिर रिटेन का मतलब है कि वो अपने साथ ले जा सकता है। कहां ले जा सकता है, अपने घर नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले जा सकता है, वहां उसको रिटेन करके अपनी कस्टडी में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कस्टडी में लेने को कह सकते हो रिटेन करना है। इम्पाउंड का मतलब है कि वहीं लिया है हमने, देखेंगे सुनेंगे वापस कर देंगे, दैट इज इम्पाउंड। तो दोनों पावर है। किसी बुक्स ऑफ अकाउंट को इम्पाउंड कर सकते हैं, देख सुन के वापस कर सकते हैं। और जब इम्पाउंड करेंगे तो विदाउट रिकॉर्डिंग हिज रीजन फॉर डूइंग, मतलब ये हमें रीजन नहीं बताना पड़ेगा कि क्यों देख रहे हैं हम। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मांगा, हम देख सकते हैं, वापस कर सकते हैं। एसेसिंग ऑफिसर मतलब एसएससी हमसे ये नहीं कह सकता है कि सर आप कैश बुक मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, आपको क्या देखना है ना, बिना किसी सवालात के उसको हमको देने पड़ेंगे। रिटेन कर सकता है, अपनी कस्टडी में ले सकता है कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, लेकिन कस्टडी जो होगी पीरियड एक्सीडिंग 15 डेज एक्सक्लूसिव ऑफ हॉलीडे विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ इतना इतना। यहां लिखा हुआ है नॉट करके, एक चीज समझना, लिखा है सेल नॉट, ये नॉट हमने देखा ही नहीं था। तो कह रहा है इम्पाउंड तो कर सकते हो, लेकिन इम्पाउंड करने के लिए आपको रीजन रिकॉर्ड करके लिखना पड़ेगा। उसको बताना नहीं है, लेकिन अपने बॉस को बताने के लिए भैया हम ये बुक इम्पाउंड किए हैं, तो किस लिए किए थे वो आपको रीजन लिख के देना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को, अपने से ऊपर जो ऑफिसर रहेगा उसको देना पड़ेगा। और दूसरा बुक रिटेन कर सकते हो लेकिन नॉट एक्सीडिंग 15 दिन, मतलब रिटेन कर सकते हो लेकिन 15 दिन तक, ऐसे कह लो। तो इम्पाउंड करने की अथॉरिटी तो आपके पास है लेकिन उसका रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और दूसरा बुक को रिटेन कर सकते हो लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं। ठीक है, और अगर 15 दिन से ज्यादा कर रहे हो तो फिर आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी इन भाई साहब की। मतलब 15 दिन से ऊपर भी कर सकते हो लेकिन आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल ऑफ या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ और डायरेक्टर। तो इसमें खूब सारे 5-6 नाम लिखे हैं, इन लोगों में से किसी एक की भी आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ सकती है। और प्रायर अप्रूवल ले लोगे तो फिर 15 दिन से ज्यादा भी
जो असेसिंग ऑफिसर रहेगा यानी इनकम टैक्स अथॉरिटी रहेगी, वो 15 दिन से ज्यादा भी बुक रिटेन करके अपने पास रख सकती है। तो ये तो हो गई भाई बुक को सर्च करना, बुक को सीज करना, ठीक है। बुक का सीज करने का मतलब रिटेन, बुक को रिटेन करना बोला जाता है, ठीक है। अब आता है सर्च एंड सीजर मेन टॉपिक। सर्च एंड सीजर में सबसे पहली बात है हु कैन ऑथोराइज। ऑथोराइज का मतलब है कौन पावर देगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि भाई जाके सर्च करो। जैसे अगर आपने रेड मूवी देखी है तो उसमें भाई साहब वो ऑफिसर से पावर लेते थे, एक बुड्ढे बुड्ढे अंकल थे ना जिनसे उन्होंने फोन करके पावर लिया था, तब जब उन्होंने ऑथोराइज किया था, पावर दी थी, तब जाके अजय देवगन वहां पे सर्च कर पाए थे उन महारथी के घर पे, ठीक है, जो नेताजी थे उनके घर पे, तभी वो सर्च कर पाए थे। तो कौन पावर दे सकता है कि भाई जाओ सर्च करके आओ? तो इन लोग के पास प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर, मतलब यहाँ जो इन्होंने लिखे थे अप्रूवल देने के लिए वही नाम दोबारा लिखे हैं। ये लोग अथॉरिटी देते हैं, ये लोग पावर देते हैं। किसको पावर देते हैं? इनकम टैक्स अथॉरिटी को। और इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन कौन आता है? ये लोग आते हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये लोग पावर देते हैं, तब जाके वो लोग सर्च एंड सीजर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये इन लोग के पास पावर है, इन लोग को एम्पावर किया 132 सेक्शन ने, बोर्ड ने इन लोग को पावर दे रखी है कि तुम लोग कहीं पे सर्च करवा सकते हो अगर तुम्हारे पास रीजन टू बिलीव है तो। सरकमस्टांसेस कब सर्च कंडक्ट हो सकती है? हर में नहीं कि हाँ हमारे घर में चले आए कहीं सर्च करनी है, ऐसे नहीं। जब तक ये कांड नहीं होते हैं तब तक सर्च नहीं होती है। सबसे पहली बात तो सर्च करने के लिए रीजन टू बिलीव होना चाहिए था, ठीक है। सर्च करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास रीजन टू बिलीव, जिसे रीजन टू सस्पेक्ट था, सेम चीज यहां फिर से लिखी है वही चीज, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। और जो रीजन टू बिलीव होता है वो रूमर्स वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने फेसबुक में डाल दिया, सपोज कर लो कि भाई राघवेंद्र ने कल एक 20 लाख रुपए की कार खरीदी है, तो जरूरी थोड़ी ना राघवेंद्र ने खरीदी, हो सकता है हम मजाक कर रहे हो सकता है कोई रूमर फैला रहे हो, ठीक है। तो रूमर नहीं होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। और रीजन टू बिलीव आता है किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, समझ रहे हो, यानी कोई ना कोई ऐसी क्लू आपके हाथ लगना चाहिए जिससे पता लगे कि हाँ इसने कहीं ना कहीं पैसे वैसे चुराए हैं, छुपाए हैं, तो ठीक है। गॉसिप, रूमर इन सब की वजह से नहीं आता है, ध्यान रखना है। किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू नॉर्मली रीजन टू बिलीव आता है। किस किस केस में सरकमस्टांसेस व्हेन सर्च कैन बी कंडक्टेड, कब सर्च हो सकती है? पहला, एनी पर्सन टू होम सम्मन अंडर सेक्शन 131(1) ये वाला 131(1) का सम्मन जो ये वाला था, इसका सम्मन आया कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करो, एविडेंस प्रोड्यूस करो। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट इस किस चीज का, ये इस मतलब सर्च एंड सीजर में कुछ और बुक्स ऑफ अकाउंट मानने होते हैं तो इसमें मांगते हैं। और नॉर्मल जो इनकम टैक्स है जब उसमें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मांगने होते हैं तो 142(1) सेक्शन में मांगते हैं नोटिस। तो यानी दोनों ही है बुक्स ऑफ अकाउंट मांगने के। और अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करने के लिए आपसे बोला गया है, इसको भूल जाते हो प्रोड्यूस करना या फेल हो जाते हो, मतलब जानबूझ के नहीं देते हो, तो आपके ऊपर सर्च एंड सीजर हो सकती है। कोई सम्मन या नोटिस भेजा गया है अफोर्सेड, ठीक है, यानी इन सब चीजों के लिए कोई सम्मन आया है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करना या कोई और नोटिस आई है या इंस्पेक्शन करने के लिए या आपको अटेंडेंस के लिए बुलाया गया है, आप नहीं पहुंचते हो तो भी सर्च एंड सीजर हो सकती है। और तीसरा, अगर आपके पास कोई मनी बुलियन ज्वेलरी वगैरह है और ये ज्वेलरी किसी पार्टली अनडिस्क्लोज सोर्स इनकम से आई है तो, मतलब यानी कि आपके पास पैसा वैसा बहुत ज्यादा रखा है और इनकम के जो प्रूफ है वो बहुत कम है। ITR भरते हो हर साल 2-2, 3-3 लाख रुपए के और पैसा छुपा के रखे हो 1-2 करोड़ रुपए, तो ऐसे में फंस जाएंगे। यानी इन में सर्च एंड सीजर हो सकती है। सर्च एंड सीजर के लिए रीजन टू बिलीव होना बहुत ही जरूरी है। और ये रीजन टू बिलीव किसी को दिखाना नहीं होता है, किसी का मतलब असेसिंग ऑफिसर को कतई नहीं, मतलब उसको SSC को कतई नहीं दिखाना होता है कि भैया कहां से हमें प्रूफ मिला है।
तो यह टेक्स्ट पॉइंट में बार बार लिखेगा, जहां जहां रीजन टू बिलीव आएगा ये लाइन अपने आप लिखी रहेगी कि रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करना होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को, लेकिन शैल नॉट डिस्क्लोज, किसी को हमें बताना नहीं है वो चीज, ना किसी पर्सन को बताना है, ना अपीलेट ट्रिब्यूनल को बताना है, ना किसी अथॉरिटी को बताना है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम। हमारे पास रीजन टू बिलीव है, ठीक है, जिससे हमें पावर लेनी है उसको बता सकते हैं, इनके अलावा किसी को डिस्क्लोज नहीं करना होता है, क्योंकि उसको जब तक बताओ नहीं तब तक वो पावर नहीं देगा आपको, समझ लो, जब तक अप्रूवल नहीं देगा। तो जिससे आपको अप्रूवल लेना उसको तो बताओगे ही बताओगे, आपका मतलब है इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको तो बताएगी, लेकिन और किसी पर्सन को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया भैया हमारा पेज नंबर 2। आगे आते हैं भाई। अब सर्च कौन कर सकता है ये बात, तो सर्च कौन कर सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो अभी हम लोगों ने पढ़ी थी कि ये लोग इनकम टैक्स अथॉरिटी होते हैं, ये लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, लेकिन इसके साथ में लिखा है नॉट बिलो द रैंक ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर से नीचे वाले नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर उससे ऊपर वाले लोग सर्च के लिए जा सकते हैं। एक चैप्टर है आपकी बुक में जो हमने 5 पन्ने का था, पढ़ने के लिए बोला था, अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी के नाम से, उसमें एक सीक्वेंस बना है कि सबसे ऊपर कौन आता है, बोर्ड आता है, उसके नीचे कौन आता है, प्रिंसिपल जनरल ऑफ इनकम टैक्स, उसके नीचे जनरल ऑफ इनकम टैक्स, एक सीक्वेंस बना है ऑर्डर में, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है ऊपर रहेगा, मतलब बड़े से छोटे अधिकारियों का एक सीक्वेंस बना हुआ है। तो उस सीक्वेंस में अगर देखोगे तो कहीं पे आएगा इनकम टैक्स ऑफिसर नीचे से चौथा पांचवा, तो उसके नीचे के जो लोग रहेंगे उनको सर्च करने की अथॉरिटी नहीं है, उनके ऊपर वाले लोग सर्च कर सकते हैं, उनके नीचे वाले लोग सर्च नहीं कर पाएंगे। तो वहां सीक्वेंस बना हुआ है, तो वहां आप चेक कर सकते हो कि इनकम टैक्स ऑफिसर कहां फॉल कर रहा है, उसके नीचे के लोग नहीं हो सकते हैं, उसके ऊपर और इनकम टैक्स ऑफिसर, इतने लोग सर्च के लिए जा सकते हैं। आगे आते हैं बेटा, कौन ऑथोराइज करेगा, ठीक है, सर्च एंड सीजर कौन कर रहा है उसका ऑथोराइजेशन उससे लेना पड़ता है। अगर सर्च एंड सीजर एडिशनल डायरेक्टर करने जा रहा है, एडिशनल कमिश्नर करने जा रहा है, जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर, जेसी ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये लोग करने जा रहे हैं, तो इनसे ऑथोराइजेशन लेंगे, मतलब इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर ये लोग करने जा रहे हैं तो इनसे अप्रूवल लेंगे। यानी एक कैटेगरी सबसे बड़ी ये आ गई, उसके नीचे हैं ये लोग और उसके नीचे हैं ये लोग। इनको अगर सर्च करना होता है तो इनसे ऑर्डर लेते हैं, यही लोग देखो यहां लिखे हैं, सारे के सारे यहां लिखे हैं ऑलमोस्ट। तो इनको करना होता है तो इनसे पावर लेते हैं, इनको करना होता है तो इनसे पावर लेते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। यहां लोग लिखे कौन कौन कंडक्ट करने जा रहा है, तो जिस कैटेगरी में कंडक्ट करने जाओगे उससे बड़े वाले अधिकारी से आपको पावर लेनी होती है। तो वो चीज यहां पे लिखी हुई है कि कौन ऑथोराइज करेगा, ठीक है, और कौन कंडक्ट करने जाएगा सर्च। फिर ऑथोराइज ऑफिसर के पास क्या पावर है, ठीक है। तो आप अगर ऑथोराइज्ड हो जाओगे तो आपको कहा जाएगा ऑथोराइज्ड ऑफिसर, मतलब जो सर्च करने जा रहा है उसके पास क्या क्या पावर है। जहां सर्च करना है उसकी बिल्डिंग में इंटर हो सकता है, ठीक है, एनी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, और कहीं पे अगर जहां लगाता है कोई बुक्स, डॉक्यूमेंट, मनी, बुलियन, ज्वेलरी छुपा रखा है तो वहां भी जा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी बिल्डिंग में जहां सर्च कंडक्ट की जा रही है वहां जा सकते हैं, और इनको प्लेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, कहीं का भी कोई घोड़ा गाड़ी सब रखे होगे वहां भी घुस सकते हैं। कहीं और भी लगता है कि आपका कुछ, मान लीजिए आपका घर है और घर के बगल में आपने एक हाथा टाइप का बना रखा है जहां आप क्या करते हो, गैया भैंसी बांधते हो, और अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है वहां पैसा छुपाए होगे तो वहां भी घुस जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बात है कहां कहां इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स ऑफिसर, मतलब ऑथोराइज ऑफिसर जो सर्च करने के लिए बनाया गया है, वो कहां कहां एंट्री कर सकता है। ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ एनी डोर, अगर कोई दरवाजा बंद होगा आपसे चाबी मांगी जाएगी, आप चाबी नहीं अवेलेबल करा पाते हो तो उसको तोड़ने का अधिकार है।
पर्सन को किसी सर्च कर सकता है कि कोई चीज ऐसी छुपा के जेब में तो नहीं रख सकते हो, तो उसको पर्सन को सर्च कर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें लिखाई हैं कि अगर मान लो लगता है कि इस पर्सन के पास कोई पैसा वैसा छुपा के रखा है किसी थर्ड पर्सन के पास, तो उन पर्सन को भी बुला के चेक कर सकता है। रिक्वायर एनी पर्सन टू फैसिलिटेट ऑथराइज ऑफिसर। फैसिलिटेट का मतलब हो गया कि कहीं से कोई, मान लीजिए हमें जरूरत, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कंप्यूटर में रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है, और हमको इतनी नॉलेज नहीं, हमको सर्च करना आता है, इनकम टैक्स की नॉलेज है, लेकिन कंप्यूटर का इतना ज्ञान नहीं कि फाइल छुपा के रखी है तो कहाँ हो सकती, किस ड्राइव में हो सकती, किस नाम से हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो फिर किसी ना किसी हमें बीटेक वाले बंदे को हायर करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है कि अपने सर्च करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो ऐसे पर्सन को हम बुला सकते हैं कि जो हमारी सर्च में मदद कर पाए। ठीक, वो लिखा हुआ है। सीजर, तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट हम सीज कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में पैसा कौड़ी जो मिलेगा उसको हम सीज करने का अधिकार है। जो कॉपी किताब रहेंगी बुक्स ऑफ अकाउंट, उसमें कहीं मार्किंग आर्किंग करनी पड़ जाए तो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, साइन कहीं करना पड़ जाए साइन करवा सकते हैं, तो कहीं अंडरलाइन मार्किंग कुछ करना है तो वो करने का है। मेक इन्वेंट्री, तो जो भी आपके घर से पैसा ज्वेलरी बरामद होगा उसका इन्वेंट्री बनाएंगे कि इतना इतना रुपए, इतना इतना सोना, इतना इतना चांदी है, एक उसका रिकॉर्ड बनाएंगे इन्वेंट्री का कि क्या क्या चीजें आपके घर से मिली हैं। और एग्जामिन ऑन ओथ का मतलब सबसे लास्ट में ये भी आपसे रिकॉर्ड करवाया जाता है कि जो भी चीजें मिल गई हैं वो आपकी अपनी है। ठीक है, तो एग्जामिन और एनी पर्सन हु इज फाउंड टू बी इन पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट एनी ज्वेलरी एंड वैल्यू और ठीक एनी स्टेटमेंट मेड इन सच पर्सन। ठीक है, तो एग्जामिन ऑन का मतलब जो भी चीजें आपकी मिली हैं कहा जाएगा कि भाई आपका अपना है, एग्जामिन ऑन ओथ कराया जाएगा। तो ये जो एक से लेके ए से लेके एस तक में बताया गया है कि जो सर्च करने के लिए ऑथराइज पर्सन हुआ है वो क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, यहां बताया गया टैक्स पॉइंट में बताया गया नो सर्च नो सीजर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर किसी बिजनेस प्रेमिसेस में आप जा रहे हो तो बाकी सारी चीजें आप सीज कर सकते हो। स्टॉक का आप लेखा जोखा कर सकते हो लेकिन उसको सीज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं से ये नहीं चाहता है कि आपका बिजनेस बंद हो, क्योंकि बिजनेस बंद हो जाएगा तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो इनकम टैक्स आगे से नहीं पे करोगे। तो कभी भी इनकम टैक्स ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि आपका काम धंधा बंद हो। वो चाहता है कि जो भी आप टैक्स वगैरह है वो आप प्रॉपर पे करो, बिजनेस कभी सफर करने आपका नहीं दिया जाएगा। इसीलिए स्टॉक को वो सीज नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा, आपकी कमाई नहीं रहेगी, तो आगे से क्या इनकम टैक्स आप भरोगे। तो कहीं से बिजनेस को हार्म नहीं किया जाता है इनकम टैक्स या कोई भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। तो स्टॉक एंड ट्रेड का सर्च मतलब सीजर नहीं हो सकता, ध्यान रहे। इसके बाद है एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन एरिया। तो जानते ही हो कि भाई जो भी सर्च एंड सीजर किए जा सकते हैं वो अपने जुरिडिक्शन एरिया में किए जा सकते हैं। ठीक है, अपने इलाके में कर सकते हो, लेकिन उस इलाके का एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो कभी कभी रीजन रहता है कि भाई एक्सटेंड करना जरूरी होता है तो एक्सटेंशन भी मिल जाती है। जो भी आपका ऑथराइज ऑफिसर होता है कि आप अपने जुरिडिक्शन से बाहर भी कोई चीज पूछ सकते हो, कोई चीज जाके पता कर सकते हो, तो वहां लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ जुरिडिक्शन एरिया। इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ ऑथराइजेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है समझो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह आपसे मिले हुए हैं, ठीक है, वो तब तो आप जब्ती कर लोगे। जिसको भी अथॉरिटी मिली थी सर्च करने की, मान लो मिस्टर ए अथॉराइज पर्सन है जिनको ये अथॉरिटी मिली है कि जाओ भैया सर्च करके आओ, और उसी डिपार्टमेंट में एक दूसरे हैं मिस्टर बी जिनके पास कुछ और सबूत है इसी एसएससी के खिलाफ। उसको लगता है कि हमें भी पता है कि भाई कहाँ कहाँ इसने डॉक्यूमेंट रखे हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो अथॉरिटी का एक्सटेंशन भी हो सकता है, मतलब उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है इस सर्च के अंदर। ये लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ अथॉराइजेशन के अंदर। ठीक है, मतलब किसी दूसरे अदर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इन सब के पास भी अगर रीजन टू सस्पेक्ट रहता है तो इन लोग को भी
इनकम टैक्स अथॉरिटी, मतलब उन लोग को भी उस सर्च में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद है डीम्ड और कंस्ट्रक्टिव सीजर। कंस्ट्रक्टिव मतलब समझते हो बनावटी। तो कभी कभी क्या होता है कि सामान इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने पास ले जाके संभाल के रखना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, समझ लो। क्योंकि जो सामान सर्च करके ले जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो बेच नहीं सकता। उस पैसे से केवल इनकम टैक्स का जो भी चोरी वोरी करी गई उसकी रिकवरी कर सकते हैं। उसके बाद उनको सारा पैसा और जितनी भी एसेट बच जाएंगी सब वापस करना है एसएससी को। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि रास्ते में कोई लूट ले हमको, तो मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर को ही किसी ने लूट लिया, तो आप गिरफ्त करके तो ले जा रहे थे सारी एसेट, लेकिन लूट गई, लेकिन आपको वापस करनी पड़ेंगी सारी, समझ लो। तो कितना बुरा फंस जाएगा ऑथराइजिंग ऑफिसर। तो इसलिए कभी कभी वैल्यूम, वेट या अदर फिजिकल कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से पॉसिबल नहीं होता है कि सारा हम फिजिकल पोजीशन लेके चले जाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। या कुछ डेंजरस नेचर के गुड्स हैं, ठीक है, पता लगा बम बम मिल गए या कोई ऐसी कांच वांच की चीजें मिल गई जिनको ले जाना थोड़ा सा रिस्की है कि कहीं टूट टाट गया तो चोट लग सकती है, चपेट लग सकती है। तो फिर ऐसे में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव सीजर होता है। उन सारी एसेट को एसएससी के ही किसी रूम में, एसएससी के प्राइमिसेस के ही किसी रूम वगैरह में लॉक कर देंगे और उसका ताला जो रहेगा उसको सील करके चाबी लेके चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है सीज कर दिया, लेकिन सीज करके डिपार्टमेंट नहीं लेके जाते हैं, जहां सर्च कर रहे हैं वहीं पे उठा के कहीं पे सीज कर दिया। दैट इज डीम्ड और कंस्ट्रक्टिव सीजर बोला जाता है इसको, चाहे डीम सीजर बोलो चाहे कंस्ट्रक्टिव सीजर बोलो। ठीक है, तो थोड़ी कहानी लिखी, इसका मतलब हमने समझा दिया है, इसको आप रीड कर लेना। ठीक है, बहुत ही लंबी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन इसका हमने मीनिंग बता दिया, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर होता है प्रोविजनल अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज से जोड़ना। यानी मान लीजिए सर्च होता है और आपका कुछ पैसा बैंक में जमा हुआ है, एक बैंक में अकाउंट है, तो वह अकाउंट भी अटैच कर देगा इसी सर्च एंड सीजर के साथ में। यानी उस अकाउंट से ना 1 रुपया निकाल पाओगे ना कुछ जमा कर पाओगे। जमा तो करवा लेगा, निकाल नहीं सकते। तो इसको बोलते हैं अटैचमेंट करवाना। बात समझ रहे हो? तो वो चीजें अटैच हो जाएंगी कहां पे, जो आपका सर्च एंड सीजर हो रहा है उसके क्लॉज में। तो वो थोड़ी सी कहानी लिखी हुई है, मतलब फर्जी लिखा हुआ है, क्या बताएं हम। इसके बाद ऑथराइजेशन एंड असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च और रिक्विजिशन। ठीक है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जितने भी पर्सन होंगे उसके अंदर सबके लिए अलग अलग नोटिस वगैरह नहीं जाएंगी। इट शैल नॉट नेसेसरी टू इशू ऑथराइजेशन अंडर सेक्शन 132 सर्च एंड सीजर। रिक्विजिशन अंडर 132 से, रिक्विजिशन अभी आगे पढ़ोगे कि कोई चीज रिक्वायर करते हैं, मांगते हैं। सेपरेटली इन द नेम ऑफ ईच पर्सन। मान लो एक घर में 4 भाई रहते हैं और हमें शक है कि इन्हीं चारों में से किसी का है, तो चारों के लिए अलग अलग नाम नहीं जाएगा। मेनली ये होता है एचयूएफ कंपनी इन सब के केस में कि एचयूएफ के अंदर मान लो 20 पर्सन है, अब एचयूएफ का हम सर्च करने जा रहे हैं तो एचयूएफ के नाम पे नोटिस इशू होगी, उसके अंदर इंडिविजुअली सबका एक एक नाम नहीं लिखा जाएगा। और जब एचयूएफ के अंदर सर्च एंड सीजर हो रही है तो उसके जितने भी मेंबर हैं उनकी भी सर्च होगी, उनके भी घर में जाके चेक कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा कि इंडिविजुअली हर एक आदमी को ऑथोराइज नहीं करना है। ठीक है, सबका क्लबिंग करके मतलब एक साथ चीजें लेके चलेंगी। फिर जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम रिटेन करके रख पाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था रिटेन ऑफ बुक्स, यहां हम लोगों ने पढ़ा था कहीं रिटेन थी बुक्स ऑफ अकाउंट, ये तो रिटेन में पढ़ा था कि 15 दिन से अधिक रिटेन नहीं कर सकते हो, 15 दिन से अधिक रिटेन कर सकते हो लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर की आपको परमिशन लेके आनी पड़ेगी। इसके लिए यहां लिखा हुआ है कि अगर 153 ए का असेसमेंट करो, 153 का एक असेसमेंट होता है सर्च एंड सीजर के केस के बाद जो असेसमेंट होता है, तो पहले सर्च एंड सीजर होगा, पैसा ऐसा मिल जाएगा,
फिर असेसमेंट होगा। तो जो सर्च एंड सीजर के केस में असेसमेंट होता है उसको बोलते हैं असेसमेंट अंडर सेक्शन 153A। अभी आगे हो सकता कहीं मिले ही आपको, ठीक है, ये आगे आपको मिलने वाला है, तो थोड़ा दूर है तो क्या हुआ, लेकिन मिलेगा पक्का कहीं ना कहीं। ये देखो, असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर, समझ लो। तो सर्च रिक्वेजिशन के अंदर जो असेसमेंट होता है उसको बोलते हैं 153A का असेसमेंट। तो कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट सीज और डीम्ड सीज शैल नॉट रिटेन बाय ऑथोराइज्ड ऑफिसर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम असेसमेंट जब कंप्लीट हो गया होगा। तो 153A का जब असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके 30 दिन तक ही बुक्स ऑफ अकाउंट को आप रिटेन कर सकते हो, उसके बियॉन्ड रिटेन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखें। मतलब यहां बोला है कि 15 दिन से ज्यादा कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली कह सकते हो 30 दिन से ज्यादा कभी नहीं कर सकते। 15 दिन से ज्यादा तो कर सकते हो, लेकिन 30 दिन से ज्यादा आप कभी भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अपनी कस्टडी में 15 दिन से रख सकते हो, रिटेन करके भी रख सकते हो, लेकिन 30 दिन से ज्यादा कभी नहीं रख सकते हो। फिर आगे लिखा है इसका एक्सेप्शन भी है, 30 दिन से ज्यादा भी रिटेन कर सकते हो अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो जाएं। अगर रीजन फॉर रिटेन रखना पड़े आपको, मतलब 30 दिन से ज्यादा रखना चाह रहे हो, लेकिन क्यों रखना चाह रहे हो इसका रीजन लिखो, और रीजन लिखने के बाद अप्रूवल लेके आओ इन भाई साहब की, और इन्होंने अगर अप्रूव कर दिया तो अथॉरिटी 30 दिन से ज्यादा भी बुक्स ऑफ अकाउंट को जो सीज करी गई हैं, ठीक है, उनको 30 दिन से ज्यादा भी कह सकते हो क्या करना है, रिटेन कर सकते हो। ये अप्रूवल इस रिकॉर्डिंग जो आपने राइटिंग में लिखा है इसके अप्रूव कराना होता है। यहां 15 दिन से अधिक आपको रिटेन कर रहे हो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। 30 दिन के बाद अगर कर रहे हो तो फिर से एक बार रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे आपको कि 30 दिन से अधिक क्यों रखना चाह रहे हो, उस रीजन को रिकॉर्ड करोगे और उस रीजन पे अप्रूवल लेके आओगे कि जो आपका रीजन है वो सही लगेगा तो ये लोग अप्रूव कर देंगे, नहीं सही लगेगा तो अप्रूव नहीं करेंगे, और उस केस में आप रख नहीं पाओगे। मैक्सिमम रिटेंशन लिखा हुआ है 30 दिन से अधिक नहीं होगा, ठीक है, यानी 30 दिन तक तो है। 30 दिन के बाद ये लोग जो पावर अप्रूवल देंगे कि 30 दिन के बाद कितने दिन, तो उसका रिटेंशन भी जो होगा वो बहुत ज्यादा 30 दिन होगा। 30 दिन के बाद 30 दिन, 30 + 30 हो गया कह सकते हो। तो नॉर्मली कह सकते हो 15 दिन रख सकते थे, फिर 15 से और 15 दिन की अथॉरिटी दी गई है आपको यहां, अगर ये लोग परमिट कर दें। इस सेक्शन में ये कहा गया है कि भाई 30 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो अगर इस सेक्शन का उल्लंघन होगा यानी 30 दिन से ज्यादा होगा, तो 30 दिन से ज्यादा अगर करना है तो आपको राइटिंग में लिखना पड़ेगा 30 दिन से अधिक क्यों करना है, और इनकी अप्रूवल लेके आनी पड़ेगी, और ये जो अप्रूव करेंगे इसके एक्सटेंशन का, वो एक्सटेंशन भी 30 दिन से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। ये कहानी यहां पे चली हमारी, और आगे आते हैं बेटा। फिर बोर्ड के पास कुछ पावर दे रखी हैं तो इसको आप बेकार है भूल सकते हो, ठीक है। ये प्रिजम्पशन वाला अच्छा है, और पढ़ लेते हैं। प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सर्च, क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, अजम्पशन जिसको बोलते हैं उसी चीज को प्रिजम्पशन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या मानेंगे, कह रहा है सर्च एंड सीजर में जो भी आपके घर से पैसा ज्वेलरी वेलरी बरामद हुई है वो ये माना जाएगा आप ही की है, भले आपकी ना हो। एग्जाम्पल समझो, मान लो आज हमारे पास कमलजीत आते हैं और कमलजीत ने कहा कि सर हमें एक लैपटॉप लेना है लगभग 50,000 की रेंज में, और आज मैं लेने निकला था घर से लेकिन ट्रेन मेरी लेट हो गई है और लखनऊ पहुंचे हैं हम यहाँ इस समय, मान लो 8:30 बजे आ रहे हैं, और बोल रहे सर अब तो दुकान बंद हो गई होगी, इस समय रात में हमें पैसा ले जाने में थोड़ा डर लग रहा है, घर वापस लेके जाएंगे 50,000 रुपए, कोई छीन वीन ले तो ऐसा करिए कि आप 50,000 रुपए रखे रहिए, कल हमें सुबह लखनऊ आना ही है 10 बजे और लैपटॉप लेके हम चले जाएंगे। तो हम बोले ठहरे भाई भले मानुस, हमने कहा चलो रख दो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इनका 50,000 रुपए हमने अपने घर में रखवा लिया, और रात तो रात हमारे घर में सर्च हो गई। सर्च में जो हमारा पैसा पकड़ा गया उसका तो इतना गम नहीं हमें, क्योंकि वो मेरा था ही, लेकिन जो ये 50,000 रुपए कमलजीत के पकड़े गए हैं
वो भी माने जाएंगे कि मेरे पैसे हैं, यानी वो मेरी इनकम में काउंट किया जाएगा। ऐसे ही कोई बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह अगर मिलते हैं तो वो भी माने जाएंगे इन्हीं के हैं। जो बुक्स के अंदर कंटेंट लिखा है वो ये माना जाएगा एकदम सत्य लिखा है, कुछ भी गलत नहीं है। जहां जहां आपके सिग्नेचर होंगे वो माने जाएंगे आपके सिग्नेचर हैं, जो भी हैंड राइटिंग होगी वो मानी जाएगी आपके हैंड राइटिंग है। यानी कुल मिला के जो भी आपके घर में पाया गया, चाहे कोई बुक्स, चाहे डॉक्यूमेंट, चाहे सिग्नेचर, चाहे कोई कागजात, चाहे पैसा, चाहे कौड़ी, वो सब आपका ही माना जाएगा, भले वो आपका ना हो। और जो भी कॉपी किताब मिलते हैं वो ट्रू माने जाएंगे, उनमें कहीं गलत नहीं माना जाएगा, सही मानते हुए काम करेगा असिस्टिंग ऑफिसर। तो ये प्रिजम्पशन होते हैं सर्च के केस में, जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज प्रिज्यूम करके काम चलती हैं। इसके बाद कुछ और प्रोविजन है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, किसी पुलिस ऑफिसर की हेल्प ले सकते हो, या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर की मदद ले सकते हो, ठीक है, अपनी पावर को इन्वोक करने के लिए। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मांग रहे हो, दे नहीं रहा है, कह रहा नहीं देंगे, जाओ जो करना हो कर लो, तो आप पुलिस बुला के भी ले सकते हो। समझ बात को। इसके बाद राइट टू मेक कॉपीज एंड टेक एक्सट्रैक्ट। अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट है और लगता है कि भाई ये चीज आज तो पाई है लेकिन अभी जाएंगे तो इसमें कुछ काट पीट के करेक्शन कर देगा, तो आप उसकी फोटो कॉपी करवा लो, उस पर साइन करवा के रख लो। मतलब उसका सबूत अपने पास ले जा सकते हो जिससे वो चेंजेस ना कर पाए बाद में। समझ लो, तो कॉपी कर सकते हो किसी बुक्स की, कोई भी चीज होगी, किसी डॉक्यूमेंट होगा जिसमें लगता है कि भाई इसमें कुछ चेंजेस कर सकता है, तो उसकी कॉपी करके भी रख सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटी। इसके बाद बोर्ड के पास पावर है, बोर्ड के पास पावर है, मतलब जहां किसी ऑब्टेनिंग इंग्रेस का मतलब है राइट टू एंटर इनटू एनी बिल्डिंग प्लेस इन सर्च, जहां फ्री इंग्रेस मतलब अवेलेबल नहीं, मतलब जहां घुस नहीं सकते जल्दी। नॉर्मली आप बहुत सारे काम करने पड़ेंगे तब आपको अंदर घुसने दिया जाएगा, और वो चीज आपके पास नहीं है, तो फिर बोर्ड के पास पावर है कि भाई एक ऐसा रूल बना सकते हो जहां पे इसकी काट निकाल के आप भेज सकते हो। समझे? जैसे आप जानते होंगे कि एयरपोर्ट में अंदर अगर घुसते हो तो आपको पास बनवाना पड़ेगा, जब तक वो पास नहीं होगा तब तक आप एयरपोर्ट के प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे रेलवे में होता है कि रेलवे का टिकट होना चाहिए, प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए, तब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो सकते हो। तो मान लीजिए मुझे घुसना है, हमें सर्च करना है, तो हम प्लेटफॉर्म टिकट पहले खरीदने जाएं। तो ऐसी चीजों को, मतलब जहां घुसना, फ्रीली घुसना अलाउ नहीं है, तो हमें फ्री घुसने दिया जाए तुरंत ही, उसके लिए बोर्ड चाहे तो कोई सेक्शन वगैरह कोट कर सकता है कि भाई इनकम टैक्स अथॉरिटी को कहीं घुसने से ना रोका जाए। समझ लो, तो जहां कहीं भी फ्रीली एंट्री अलाउ नहीं है वहां बोर्ड चाहे तो कोई ना कोई रूल बना के उसको फ्री एंट्री दिलवा सकता है। ये चीज यहां बताई गई है। इसके बाद है पावर टू रिक्विजिशन बुक्स ऑफ अकाउंट एसेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो रिक्विजिशन का मतलब होता है लेना। तो किसी बुक्स ऑफ अकाउंट को या किसी एसेट को अगर रीजन टू बिलीव है, ठीक है, अगर इन लोगों के पास, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है, किस बात का रीजन टू बिलीव है? एनी पर्सन टू हुम सम्मन 131 का मतलब इन जो सर्वे वगैरह का सम्मन था वो, या नोटिस 142(1) की इशू हुई है कि बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओ, लेकिन ये बना मतलब देता नहीं, सप्लाई नहीं करता है, या सेड बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी बाय एनी ऑफिसर अथॉरिटी अंडर एनी लॉ बीइंग इन फोर्स देयर आफ्टर। अदर अथॉरिटी कह सकते हो, यानी अदर अथॉरिटी का मतलब क्या है? इनकम टैक्स अथॉरिटी तो है ही है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट किसी दूसरे अथॉरिटी, जीएसटी अथॉरिटी के पास हैं, कस्टम अथॉरिटी के पास हैं, ठीक है, तो उनको भी ले सकते हैं, हम उनको भी मांग सकते हैं। एनी बुक्स डॉक्यूमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट विल बी यूजफुल फॉर रिलेवेंट फॉर एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट एंड एनी पर्सन टू हुम सम्मन अंडर नोटिस इशूड विल नॉट प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देयर डॉक्यूमेंट। इतना
एनी एसेट टेकन इनटू कस्टडी एनी ऑफिसर, दुनिया भर की बात इतना ही। तो कुल मिला के कह सकते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग ले सकते हैं, मांग सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं उससे, किससे किससे, किसी और पर्सन से, समझ रहे हो, किसी और पर्सन से भी बुक्स ऑफ अकाउंट मांगी जा सकती हैं। तो इन बारे में बताया गया है कि मान लो नोटिस वोटिस आती तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करने के लिए बोले गए थे वो अगर आप प्रोड्यूस नहीं करते हो या ये केस कर सकते हो, तो इन केसेस में अगर ऐसा है तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मांगी जा सकती, रिक्वायर की जा सकती हैं। कौन लोग रिक्वायर कर सकते हैं? ये लोग रिक्वायर कर सकते हैं। तो जो रिटेन करने की बात थी, तो पहले मांगोगे ना, तो मांगना रहेगा फिर आप रिटेन करोगे उसको। तो ये मांगने की परमिशन दे रखी है कि कैसे कैसे आप मांग सकते हो। तो कौन लोग मांग सकते हैं? ये लोग मांग सकते हैं। इन लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट मांगने के लिए पहले इन लोग से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो रिक्विजिशन करेगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मांगेगा, क्योंकि देखो सर्च करने में पूरी टीम रहती है। कुछ लोग क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट मांगेंगे, कुछ लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे, कुछ लोग बिल्डिंग में विजिट करेंगे, बिल्डिंग को ढूंढेंगे, कुछ लोग उसका इन्वेंटरी करेंगे, मिलाएंगे, बनाएंगे। बात समझ रहे हो? तो पूरी टीम का काम रहता है। तो अलग अलग टाइप के उसके अंदर ऑफिसर होंगे, और एक होगा रिक्विजिशन ऑफिसर जिसका काम होगा बुक्स ऑफ अकाउंट को मांगना एसएससी से। और मांगेगा तो कहीं ना कहीं पावर होनी चाहिए, तभी तो मांग पाएगा। तो वो पावर दी गई है 132(1) में, ठीक है। ये लोग इनकी परमिशन के बाद एसएससी से बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी दूसरे के पास, किसी दूसरे अथॉरिटी के पास हैं तो उनसे भी मांग सकते हैं, एसएससी भी मांग सकते हैं। किसी थर्ड पर्सन के पास भी है इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट तो उससे ही मांग सकते हैं। किसी और अथॉरिटी के पास, जीएसटी अथॉरिटी, कस्टम अथॉरिटी के पास है तो उन लोग से भी चाहे तो मांग सकते हैं। और अगर उन लोग को कोई आपत्ति नहीं होगी तो दे देंगे, वरना फिर फोटो कॉपी करा के वो लोग दे देते हैं। मतलब डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प करता है। अब जो ये रिक्विजिशन ऑफिसर है इसके पास क्या क्या पावर है, ठीक है, तो वो यहां बताया गया है। तो जो रिक्विजिशन ऑफिसर अगर किसी दूसरी अथॉरिटी से बुक्स ऑफ अकाउंट मांगेगा तो लिखा है ऑन रिक्विजिशन अदर अथॉरिटी डिलीवर बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्विजिशन ऑफिसर सच बुक डॉक्यूमेंट शैल बी डीम अंडर सीज अंडर सेक्शन 132(a). मतलब उनसे मांगा जाएगा, जैसे बताया अदर ऑफिसर का मतलब अंडर कस्टम एक्ट है, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल बताए गए हैं कि रिक्विजिशन ऑफिसर का मतलब ये क्या हो गया, किसी दूसरी अथॉरिटी से, किसी और दूसरी अथॉरिटी के पास अगर है तो उनसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। बैंक के पास कोई प्रॉपर्टी रखी हुई, बैंक के लॉकर में रखी है, तो वो सब इसके अंदर आएंगे। वहां अगर सर्च के समय सामने रखी होगी तो क्या मांगना, वो तो ले ही लेंगे। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट हमें कहीं और रखी मिलेगी, किसी थर्ड पर्सन के पास है, या बैंक के पास लॉकर में रखी है, या कहीं से आपने लोन लिया है वहां एसेट के कागजात रखे हैं, या कोई और केस आपके पास चल रहा है, पुलिस के पास डॉक्यूमेंट रखे हैं, या कस्टम डिपार्टमेंट का कोई असेसमेंट चल रहा है, कस्टम डिपार्टमेंट के पास रखे हैं, तो उनसे रिक्वायर करने की पावर यहां दे रखी है, ठीक है। तो इसके बारे में यहां बताया गया हल्का हल्का, तो आप रीड कर सकते हो, हमने थोड़ा थॉरली बता दिया है। आगे आते हैं बेटा, एप्लीकेशन मतलब जो सीज एसेट्स होंगी, एसेट जो सीज करके लाए हैं, और जो रिक्विजिशन के थ्रू एसेट वगैरह लाए हैं, मतलब जो दूसरों के पास एसेट वगैरह थी वहां से जो एसेट छीन के लाए हैं, इनको कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने मतलब इनका यूज क्या करेंगे, ठीक है। जैसे फंड फ्लो पढ़ते हो तो एक होता था एप्लीकेशन ऑफ फंड, जिसको यूज ऑफ फंड भी बोलते थे। तो एप्लीकेशन का मतलब यहाँ यूज से है। तो जो भी एसेट सीज करके लाई गई हैं या दूसरों के से लाई गई हैं, रिक्विजिशन करके लाई गई हैं, उनको कैसे यूज करेंगे। जो इनकम टैक्स के अंदर लायबिलिटी है एग्जिस्टिंग, उसको मीट आउट कर सकते हैं। वेल्थ टैक्स के अंदर जो लायबिलिटी है ये अब हट चुका है, वेल्थ टैक्स की कोई लायबिलिटी पहले की पेंडिंग है तो उसको भी मीट आउट करेंगे। 153 का असेसमेंट यहां लिख दिया, असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। तो इसमें कोई लायबिलिटी अगर निकाली गई है, चाहे डिमांड, चाहे पेनल्टी हो, चाहे इंटरेस्ट हो, किसी भी तरीके की कोई लायबिलिटी निकली है तो उसको मिट आउट करेंगे। और इन सब को मिट आउट करने के बाद जो पैसा बचता है वो एसएससी को वापस किया जाता है, आगे भी कहीं लिखने पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी एसेट वगैरह सीज करी गई हैं उनको
इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स की लायबिलिटी को मीट करने में यूज किया जाएगा, ऐसे कह लो मोटा मोटा। सेटलमेंट कमीशन के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है, वहां कोई एप्लीकेशन लगा और वहां कोई लायबिलिटी निकल जाती है, तो उसको भी मिट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ 3-4 बताए हैं कहां कहां इन चीजों का एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद रिलीज ऑफ एसेट, एसेट को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वेयर फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अमाउंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी रिकवर, मतलब जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी है वो अगर रिकवर कर गया है तो बाकी बची हुई एसेट जो सीज हैं उनको छोड़ना होगा, ठीक है। यानी समझो बेटा, ये समझो क्या है। मान लीजिए हमारे घर में सीजर होता है, सर्च होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 10 एसेट हमसे लेके गए हैं, और जो भी इन्होंने इनकम टैक्स लायबिलिटी वगैरह निकाली है हमारी, वो इन 3 एसेट से ही पूरी हो सकती है बस। मतलब जो भी तुम्हारी लायबिलिटी निकल रही ना 10 20 50 हजार रुपए, अगर इन तीनों एसेट को भी बेच दोगे ना तब भी पैसा आपका आधा हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब है इन 7 एसेट को तो रिलीज कर दो, उसकी परमिशन यहां दे रखी है। यानी अगर किसी पोर्शन ऑफ एसेट से या कुछ एसेट से आपके टैक्स की रिकवरी हो सकती है, तो बाकी एसेट छोड़ने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो असेसिंग ऑफिसर को, और जब आप अप्लाई करोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर इन एसेट को रिलीज करना पड़ेगा इनको। बात समझ लो। तो ये वाला एग्जांपल ध्यान रखना, तो आपको ये बात समझ में आएगी। मतलब कोई लायबिलिटी अगर रिकवर हो सकती है आउट ऑफ सच एसेट या रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एसेट, तो आपको जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको रिलीज करना पड़ेगा। कब में? 30 दिन के अंदर अंदर, जब वो आपसे एप्लीकेशन लगाएगा। टाइम लिमिट फॉर रिलीज ऑफ एसेट्स, अच्छा नहीं, यहां पे 30 दिन लिखा हुआ है कि कब आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। पर्सन कंसर्न मेक एन एप्लीकेशन विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एसेट सीज फॉर रिलीज ऑफ एसेट, ठीक है। तो 30 दिन के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, और कितने दिन तक उसको रिलीज करना होगा वो यहां लिखा हुआ है। एसेट और एनी पोर्शन शैल रिलीज विद इन 120 दिन। जिस दिन ये असेसमेंट कंप्लीट हुआ है, सर्च वगैरह हुई है या रिक्विजिशन के एसेट मांगी गई हैं, इनके जिस दिन ये आपने कब्जे में लिया था, चाहे वो सर्च एंड सीजर में लिया हो और चाहे रिक्विजिशन करके दूसरी पार्टी से ली हो, उसके 120 दिन के अंदर अंदर तक आपको एसेट रिलीज करके देना होगा, ठीक है। तो यहाँ टाइम लिमिट है एप्लीकेशन की 30 दिन के अंदर, रिलीज कब करना होगा? 120 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद यहां जो बोला था कि कैसे कैसे आप पैसे का यूज करोगे, तो यहां लिखा हुआ है कि किस ऑर्डर में यूज करोगे। तो जो भी आपसे संपत्तियां मिली हैं, पैसा कौड़ी और बाकी सामान, तो पहले लायबिलिटी को मीट आउट करने के लिए मनी का यूज किया जाएगा, और जब मनी कम पड़ जाएगी तो फिर बाकी एसेट का यूज करेंगे। मतलब मान लीजिए हमारे घर से 1 लाख रुपए और कुछ सोना पाया गया, और इनकम टैक्स के लायबिलिटी मान लो 1,20,000 है, तो पहले 1 लाख कैश वाला रखेगा, बाकी 20,000 के बराबर का सोना बेचेगा। ऐसा नहीं कर सकता सोना बेच के अपना पैसा ले ले और 1 लाख रुपए ऐसा रखा रहे। तो इस सीक्वेंस में लायबिलिटी को मीट आउट करना होता है, ये लिखा हुआ है। फिर जो अभी बताया था कि मान लो लायबिलिटी आपकी डिस्चार्ज हो जाए और एक्सेस मनी रहेगा तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा, वही लिखा हुआ है। आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ ऑल लायबिलिटी इफ एनी एसेट और प्रोसीड, मतलब पैसा कह सकते हो, देयर ऑफ लेफ्ट, देन इट शैल बी रिटर्न टू द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी सच एसेट वर सीज्ड। तो कह रहा है कि जो भी आपने सीज रखी थी, सीज में एसेट कस्टडी में ले रखी थी, अगर उन एसेट से सारी लायबिलिटी आपकी मीट आउट हो गई, फिर भी कोई पैसा या एसेट बच गई है आपके पास, तो वो आपको एसएससी को वापस करनी पड़ेंगी, ठीक है। कब तक वापस करनी पड़ेंगे? 120 दिन के अंदर ये सब वापस करना पड़ता है, और अगर 120 दिन से ऊपर वापस करोगे तो फिर ½ % पर मंथ का इंटरेस्ट भी पेबल होगा एसएससी को। तो जिस दिन असेसमेंट कंप्लीट हो जाए, या सर्च की तारीख या रिक्विजिशन की तारीख, इन सब में जो लास्ट वाला रहेगा
ठीक है, इन सब में जो लास्ट डेट रहेगी वहां से 120 दिन देखेंगे। ठीक है, यहां लिखा है 120 दिन फ्रॉम द डेट ऑन विच लास्ट ऑफ द अथोराइजेशन अंडर सेक्शन इतना या 153। इन तीनों में जो लास्ट वाला होगा, इन तीनों के लास्ट से 120 दिन के अंदर पैसा वापस कर देना होगा। 120 दिन के बियॉन्ड अगर वापस करते हो तो उस बियॉन्ड वाले पीरियड में %.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी पेबल होगा एसएससी को। ठीक है, फिर है पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन मंगा सकते हो, क्या क्या मंगा सकते हो और देखो, इनकम टैक्स ऑफिसर बीइंग असेसिंग ऑफिसर, ये और ये में मांग सकते हैं। रिक्वायर एनी फर्म टू फर्निश हिम अ रिटर्न ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। क्या क्या मांग सकते हो, किसी भी फर्म से आप पूछ सकते हो कि आपके यहाँ कौन कौन पार्टनर है, उनके नाम बताओ और उनके एड्रेसेस बताओ। और क्या मांग सकते हो, किसी एचयूएफ से भी मांग सकते हैं कि उनके यहां, ठीक है, उनके यहां कौन मेंबर है, कौन मैनेजर है, मतलब कर्ता। मैनेजर का मतलब यहां कर्ता से लिया जाएगा, कर्ता लिख सकते हैं यहाँ पे। एचयूएफ मैनेजर तो नहीं, कर्ता होता है, तो कर्ता का क्या नाम है, बाकी जो लोग हैं उनके नाम वगैरह दो। ठीक है, और क्या मांग सकते हैं, रिक्वायर एनी पर्सन whom he has reason to believe to be a trustee, guardian or agent or furnishing him with a written of name of the person from or whom he is a trustee, guardian, agent and their addresses। तो मतलब जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं, उनके क्या नाम है, क्या क्या एड्रेसेस हैं, वो पूछ सकते हो ट्रस्ट वगैरह से। ठीक है, फिर रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल पर्सन टू हुम ही हैड पेड एनी प्रीवियस ईयर रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रॉयल्टी, ब्रोकरेज। अगर इन सबको पे किया है हमने सैलरी पैलरी, नॉट बीइंग एन्युटी टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, इसको छोड़ के, एन्युटी वाला छोड़ के, एन्युटी का मतलब है बाकी एन्युटी, सैलरी और एन्युटी को छोड़ के, जिसका अमाउंट 1000 रुपए से ज्यादा हो। ठीक है, टुगेदर विद ऑल पेमेंट। तो किसी को मान लो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब जैसे मान लो जिस कंपनी में सर्च हो रही है, ठीक है, जिस कंपनी में सर्च होने जा रही है, उस कंपनी ने जितने लोग को इंटरेस्ट वगैरह दिया है, कंपनी से कह सकते हैं बताओ इंटरेस्ट किसको किसको दिए हो, कितना कितना दिए हो, उनके नाम बताओ, पैन नंबर बताओ, एड्रेसेस बताओ, तो कंपनी को बताने पड़ेंगे। ये सारी बातें यहां लिखी हैं। ठीक है, अगर स्टॉक एक्सचेंज से कुछ बिजनेसेस जुड़ा हुआ है तो जो भी ब्रोकर, एजेंट, डीलर रहेंगे, ठीक है, उन सबके नाम पते इन सब मांग सकते हैं। किसी बैंक वगैरह से जो उनके क्लाइंट की इंफॉर्मेशन रहेगी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग सकता है। मान लो मेरा सर्च एंड सीजर हो रहा है तो हमारे जहां जहां भी बैंक अकाउंट होंगे उन सबको बैंक अथॉरिटीज को प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। मतलब हमसे नहीं कहेगा बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, सीधा बैंक से ही मांग लेगा और हमारा स्टेटमेंट बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा। कंडीशन में यहां लिखा हुआ है। ठीक है, पावर है इनके पास, वरना ऐसा नहीं कि भाई आप चले जाओ हमारे बैंक में और कह दो सर एजे सर का हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए, और बैंक वाला कोई दे दे तो हम जाने। लेकिन ये लोग चले जाएंगे तो इनको डॉक्यूमेंट मेरा भी मिल जाएगा। सिस्टम समझ लो, इन लोग के पास पावर है कि ये चीजें लोग कॉल कर सकते हैं, मांग सकते हैं। इसके बाद है बेटा सर्वे। तो अभी तक चल रहा था सीजर, सर्च चल रहा था, सीजर चल रहा था, सर्वे। सर्वे हमने शुरुआत में बताया था कि आप जा सकते हो, देख सुन सकते हो, ठीक है, किसी प्लेस पे। तो उस सर्वे के बारे में बताया गया यहां। तो सर्वे कौन कौन कर सकता है यहां बताया गया। इनकम टैक्स अथॉरिटी, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये लोग जाके कहीं पे सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, और इनको सर्वे करने से पहले इनकी अप्रूवल लेके आनी पड़ेगी, बिना अप्रूवल के सर्वे नहीं कर सकते। जुरिडिक्शन क्या होगा,
जितना भी एरिया इनको असाइन किया गया है उसके अंदर किसी भी प्लेस में सर्वे कर सकते हैं। फिर जिस पर्सन के ऊपर ये कहा गया सर्वे करने के लिए उस पर्सन के कहीं और कोई प्लेस वगैरह होंगे, अ प्लेस ऑक्युपाइड बाय एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम ही इज एक्साइज जुरिडिक्शन। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए हमारा जुरिडिक्शन में कोई आ रहा है, मतलब हमारा जो स्टिंग ऑफिसर होगा तो हमारे ऊपर वो स्टिंग ऑफिसर है ना, मेरा स्टिंग ऑफिसर है, तो मेरी जहां जहां भी प्लेसेस होंगे, जहां जहां प्रॉपर्टी होंगी, वहां वहां पे भी जाके सर्वे कर सकता है। फिर वो एरिया चाहे उसके जुरिडिक्शन में आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, हम तो उसके जुरिडिक्शन में फॉल कर रहे हैं ना। मतलब जिस पर्सन के अंदर उसका जुरिडिक्शन चल रहा है, जिस पर्सन के ऊपर जुरिडिक्शन चल रहा है, उसका कहीं और प्लेस भी हो सकता है, तो वहां पे भी सर्वे कर सकता है। ये कहानी बताई गई है। ठीक है, ऐसे करके 1 2 4 चीजें और लिखी हुई हैं, तो रीड कर सकते हो। ठीक है, यहां से इसके बाद इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास क्या पावर है। अब देखने आना, सर्वे चल रहा है, ध्यान रहे, जब तक अगला टॉपिक नहीं आ जाएगा, 6.7 चल रहा है, तब तक जो भी बातें पढ़ोगे वो सर्वे से जुड़ी हुई होंगी। ये सब सर्वे है, ये सब सर्वे है। ठीक है, यहां पे भी सर्वे है। तो जब तक कुछ और नहीं आएगा तब तक जो भी बातें लिखी हैं वो सर्च एंड सीजर नहीं, सर्वे के केस में काम करेंगे। ध्यान रहे, क्या क्या कर सकते हो सर्वे में, क्योंकि सर्च एंड सीजर से पहले सर्वे होता है, समझ लो। एक तरीके से आदमी पता लगाता है गुपचुप तरीके से, समझ रहे हो, फिर जाके वो सर्च एंड सीजर सब कुछ करता है। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि सर्वे करने के लिए क्या क्या पावर है। किसी प्लेस में एंटर हो सकता है, ठीक है, प्रोपराइटर, ट्रस्टी या एम्प्लॉय से कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, कैश बुक, स्टॉक वगैरह चेक कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में मार्क लगा सकता है। ठीक है, तो जो वहां पढ़ा था कि ये काम कर सकते हो, तो पावर दे रखी है उनकी, मतलब सेम पावर है जो सर्च एंड सीजर में थी, लगभग वही लिखी है। इम्पाउंड रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो जो सर्च एंड सीजर के केस में पावर थी वही पावर लगभग सर्वे के केस में है। सब कुछ ऑलमोस्ट वही लिखा हुआ है, तो यहां से आप पढ़ सकते हो। फिर सर्च एंड सर्वे के केस, सर्च एंड सीजर के केस में देखा था कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास क्या क्या चीजें नहीं है। शैल नॉट वाली अंग्रेजी वहां भी लिखी थी, यही चीज सर्वे में भी लिख दिया इन्होंने कि बुक्स ऑफ अकाउंट इंपाउंड तो कर सकते हो लेकिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजन, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। रिटेन कर सकते हो लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं, 15 दिन से ज्यादा है तो फिर अप्रूवल लेके आओ। तो जो सर्च एंड सीजर के केस में रिटेंशन दिखी थी, सेम चीज यहां लिखी है सर्वे के केस में। टाइम फॉर सर्वे, कब सर्वे कर सकते हो, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी घुस सकती है। बिजनेस एंड प्रोफेशन जहां कर रहे हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, मान लो हमारी कोचिंग में आना चाहते हैं, तो हमारी कोचिंग अगर खुलती है, उसका बिजनेस आवर्स है 10 बजे से शाम 5 बजे तक, तो उसी में घुस सकते हैं। सिस्टम समझ रहे हो, तो जो बिजनेस आवर्स रहेंगे हमारे वाले, उसी बिजनेस आवर्स में आ सकती हैं। बिजनेस आवर्स अलग अलग बिजनेस में अलग अलग होते हैं, यानी हमारी कोचिंग हो सकता है हमारी 7 बजे खुलती, शाम को 7 बजे तक खुलती रहती है, तो 7 से 7 आ सकते हैं। कहीं कोचिंग सुबह 7 से 10 तक खुली रहती है, तो 7 से 10 ही जा सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। और जो डीम्ड प्लेस रहेंगे, डीम्ड प्लेस का मतलब जो हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का प्लेस नहीं है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि यहां से भी ये बिजनेस ऑपरेट करते हैं, कोई ना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई ना कोई पैसा हो सकता है वहां भी छुपा के रखते हो, तो उसको डीम्ड प्लेस कहा जाता है। और किसी डीम्ड प्लेस में सूरज उगने के बाद कभी भी और सनसेट होने से पहले कभी कभी, मतलब अगर सूरज दिखते रहेंगे, महाभारत देख लो ना, आजकल युद्ध होता है, तो जब सूरज उग जाता है उसके बाद ही युद्ध स्टार्ट हो सकता है, और सूरज जब अंत हो जाता है उसके बाद युद्ध में पूर्ण विराम लग जाता है। तो सेम चीज यहां है कि जब सूरज उग जाए उसके बाद ही घुस सकते हो, और सनसेट होने से पहले पहले ही आप एंट्री कर सकते हो। एग्जिट का टाइम, अच्छा सर्वे का है पूरा, एंट्री का नहीं है, पूरा सर्वे करके आपको बाहर आना पड़ेगा। बात समझ लो, सर्वे कंप्लीट करके आपको बाहर निकलना पड़ेगा। खर्चों का भी सर्वे कर सकते हो, जो भी आपने खर्चे किए हैं किसी चीज के, उनका भी आप सर्वे कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल समझो इसका,
मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड में सर्वे हो रहा है और रिलायंस लिमिटेड ने बहुत सारे लोगों को सैलरी बांटी होगी अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, खर्चा बांटा। तो हम कह सकते हैं बताइए भैया सैलरी किसको किसको दी, उनके नाम बताओ, उनके मोबाइल नंबर बताओ, उनका पैन नंबर बताओ। वो चीज यहां लिखी है कि खर्चों का भी सर्वे कर सकते हैं, वो खर्चे जिस पर्सन से रिलेटेड थे उनकी इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं, ठीक है, वो सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। और उस पर्सन से हम प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि तुम्हें ये पैसा मिला कि नहीं मिला। पता रिलायंस लिमिटेड में एक मिस्टर ए को इन्होंने सैलरी दिखाई 1 करोड़ महीना देते हैं और मिस्टर ए का कहीं कोई प्रूफिंग नहीं हो पा रही है, तो मिस्टर ए भी फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत सलत बोल रहा हो। इसके बाद कोई अगर नॉन कोऑपरेशन होता है तो जो 131 एक सेक्शन था, मतलब जो सर्जन सीजर के पहले वाला था, उसमें जो सर्जन सीजर में अथॉरिटी दे रखी थी वो सेम पावर यहाँ पे आ जाती हैं कि मतलब आप पुलिस की मदद ले सकते हो, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की मदद ले सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ जाएंगी अगर नॉन कोऑपरेशन या नॉन कंप्लाइंसेस हो रहा है तो। फिर एक यहाँ इन्होंने बताया है कि डोर टू डोर सर्वे करके हम कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेकार टाइप का है तो इसको खुद से रीड कर लेना एक बार, रीड ओनली है, ठीक है, इसको खुद से पढ़ लेना बेटा, बेकार सा है तो हम नहीं पढ़ा रहे इसको। फिर पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन बाय प्रेस्क्राइब्ड टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी का मतलब बताया इन्होंने कौन कौन होते हैं। यानी इसके अंदर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई केस आपका चल रहा है, कोई असेसमेंट ऑलरेडी चल रहा है और कोई इंफॉर्मेशन उस ऑफिसर के पास है, तो जो असेसिंग ऑफिसर रहेगा उससे यानी सारी इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। एक बार पढ़ते हैं समझ में आएगा। लिखा है द प्रेस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी बीइंग कौन कौन, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स may for the purpose of verification of information in its possession relating to any person issue a notice to such person requiring him on before a date of specified therein to furnish information or document verified in manner specified therein he may useful for relevant or inquiry proceeding of the income। मतलब कुल मिला के कह सकते हो कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी रहेंगी वो थर्ड पर्सन से चाहे तो कोई इंफॉर्मेशन नोटिस भेज के मंगवा सकती हैं वेरीफाई करने के लिए। मान लीजिए रिलायंस ने 2 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा, एक परचेस बिल मिला और हमें ये वेरीफाई करना है कि ये परचेस सही है कि नहीं, तो देखेंगे भाई परचेस कहां से किया, उसको हम लोग लेटर लिखेंगे कि रिलायंस लिमिटेड कह रहा है कि आपसे 2 लाख रुपए का सामान उसने जनवरी में मंगाया। हमारे पास बिल है, हमको पता है कि 15 जनवरी को मंगाया, लेकिन हम उसको ये नहीं बताएंगे 15 जनवरी को। हमने कहा रिलायंस लिमिटेड कह रहा है कि भाई जनवरी में आपसे 2 लाख के आसपास का, एग्जैक्ट अमाउंट भी नहीं बताएंगे उसको, 2 लाख के आसपास का कोई उन्होंने परचेज करी है, तो जरा वो इंफॉर्मेशन हमें दो, हम इनका सर्च एंड सर्वे कर रहे हैं और हमें इसकी जरूरत है, ठीक है। मतलब इस अथॉरिटी से जाएगा ना तो लेटर का एक वैल्यू रहेगी और फिर उस पर्सन को वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, ये बात यहां पे लिखी हुई है, बात समझ लो। तो वो चीज मांगी जा सकती है। तो ये 133C की पावर दे रखी है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास ये पावर है। पावर टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ कंपनी, कंपनी के अंदर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिवेंचर होल्डर्स के रजिस्टर उनके नाम, शेयर होल्डर्स के रजिस्टर उनके नाम, कंपनी के अंदर अगर कोई एसेट वगैरह गिरवी रखी हैं तो उनके रजिस्टर रहते हैं। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी इन रजिस्टर को भी चेक कर सकती है, देख सकती है, ये बताया गया है इस सेक्शन में। पावर टू सर्टेन अथॉरिटी, सर्टेन अथॉरिटी के पास क्या पावर है। इनकम टैक्स अथॉरिटी ब्रिंग प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर शैल
competent to make any inquiry under this act and for the purpose of shall have all power assessing officer has under this act relating to making inquiry। अरे कुल मिला के इंक्वायरी की पावर दे रखी है कि कोई भी पूछताछ आप कर सकते हो, ठीक है, कोई भी पूछताछ कर सकते हो। तो उसकी पावर इस सेक्शन में बताई गई थी। शुरुआत में बोला था ना कि इंक्वायरी कर सकते हो, तो इंक्वायरी कैसे कर सकते हो, इस सेक्शन की मदद लेके आप पूछताछ कर सकते हो। ये सेक्शन आपको पावर देता है कि आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो इंक्वायरी का पावर दे रखा है, कुल मिला के ये कह सकते हो। तो इंक्वायरी की पावर आपके पास कहां से आई, 135 सेक्शन के थ्रू आई। प्रोसीडिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कुल मिला के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका केस चलता है, प्रोसीडिंग चलता है, वो सिविल कोर्ट का केस माना जाता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस नहीं माना जाता है, बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो कह सकते हो इनकम टैक्स अथॉरिटी में जो केस चलता है, जो प्रोसीडिंग चलती है, वो सेम होती है जैसे सिविल कोर्ट में चलती है। क्रिमिनल कोर्ट की प्रोसीडिंग करने का तरीका, उनके लॉयर्स, बाकी सारी चीजें, वो सब अलग होता है। तो यानी कह सकते हो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास सिविल कोर्ट वाली पावर रहती है, क्रिमिनल कोर्ट वाली पावर नहीं रहती है, ऐसे कह सकते हो। आगे, डिस्क्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसएससी, किसको देना होगा, टू अथॉरिटी ऑफ अदर लॉ। तो असेसिंग ऑफिसर, जैसे आपने रेड अगर मूवी देखी हो, उसमें सब चीजें हुई है ना, सर्च एंड सीजर की पिक्चर है रेड, तो उसमें उसने कहा था आखिरी में फोन करके, अगर याद होगा तो, अजय देवगन फोन करता है अपने डिपार्टमेंट में और कहता है कि भैया जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट है और एक दो डिपार्टमेंट, कस्टम डिपार्टमेंट, कहता है इनको भी सूचित कर दो कि इन्होंने उसमें भी बहुत सारी धांधली कर सकती है, बहुत सारी टैक्स चोरी उस एक्ट में भी करी है। तो सेम चीज यहाँ है, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि फेमा में आपने कुछ जालसाजी करी है, ठीक है, या किसी और अदर लॉ में भी कोई चीज आपने चुराई है, छुपाई है, कोई नुकसान पहुंचाया है, या कोई क्रिमिनल वाला काम किया होगा, तो पुलिस पकड़वा के वो भी पकड़वा देगा आपको। वो बात समझ रहे हो। तो किसी और लॉ के नियम कानून तोड़े होंगे तो उन लॉ वाले ऑफिसर को, उन लॉ वाली अथॉरिटी को असेसिंग ऑफिसर इन्फॉर्म कर सकता है, डिस्क्लोज कर सकता है अपनी इंफॉर्मेशन जो उसने पाई। ये यहां बताया गया है। तो अदर लॉ को भी कर सकते हो, अदर पर्सन को भी कर सकते हो, किसी और पर्सन का कुछ है तो भी कर सकते हो। जैसे मान लो रिलायंस लिमिटेड में, रिलायंस लिमिटेड की बुक्स ऑफ अकाउंट चेक हुई नहीं थी और रिलायंस लिमिटेड में मिस्टर सुरेश के नाम पे 2 लाख रुपए जमा है, मतलब सुरेश के 2 लाख रुपए जमा है रिलायंस में, और सुरेश को घर वालों को पता ही नहीं है, और सुरेश हो गए, मर गए, जैसा समझ लो, मतलब सुरेश की डेथ हो गई, रिलायंस में उसके 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन रिलायंस लिमिटेड उसके नॉमिनी को पैसा नहीं दे रहा है और उसके घर वालों को पैसा पता नहीं कि सुरेश का पैसा जमा था। तो अगर सर्च एंड सीजर में ऐसा पकड़ा गया तो जो अधिकारी रहेगा वो सुरेश के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई सुरेश के नाम पे यहाँ 2 लाख रुपए तुम्हारे जमा हुए हैं, तो आओ जरा 2 लाख रुपए अपने ले जाओ रिलायंस से, ठीक है। तो अपने कागज पत्र उनको सौंप सकता है कि भाई तुम्हारे पैसे हैं, अपना ले जाओ आके। ये सारी चीजें बताई हैं। इसके बाद कुछ डिस्क्लोजर में रिस्ट्रिक्शन है, इसको यहां से पढ़ लेना, कब कब नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आता है 153A का असेसमेंट। तो जो सर्च, सीजर, रिक्विजिशन, इन सब में असेसमेंट होता है, यानी इसके बाद जो असेसमेंट होता है उसको बोलते हैं 153A का असेसमेंट, ठीक है, 153A का असेसमेंट बोलते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है, यहां लिखा है। सबसे पहले नोटिस जाएगी, ठीक है। नोटिस किस चीज की जा रही है, असेसिंग ऑफिसर बोलेगा पर्सन को कि भैया अपना आईटीआर भरो, पहले तो अपना रिटर्न ऑफ इनकम भरो। तो सबसे पहले अगर रिटर्न नहीं भरा होगा तो रिटर्न ऑफ इनकम भरवाएगा। कब का भरवाएगा समझो, इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच असेसमेंट ईयर फॉलिंग विद इन 6 असेसमेंट ईयर immediately proceeding to the assessment year relevant to previous year in which search is conducted या requisition made।
तो जिस ईयर में सर्च हुई है उसके पहले के 6 साल के रिटर्न भी भरवाए जा सकते हैं अगर आपने रिटर्न नहीं भरे तो, और भी भरा सकते हैं फॉर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और ईयर्स। और रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और ईयर्स क्या है वो यहां लिखें। रिलेवेंट असेसमेंट शैल मीन एन असेसमेंट ईयर प्रीसीडिंग, मतलब पहले, टू द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सर्च इज कंडक्टेड। क्वेश्चन में मतलब यही वाली अंग्रेजी लिखी है, विच फॉल बियॉन्ड 6 ईयर, मतलब जिस ईयर हुआ उसके 6 साल तक तो कर ही सकते थे, यहां अथॉरिटी दे रखी थी आपको। इस 6 साल से पहले और पहले भी कर सकते हो, लेकिन 10 साल से ज्यादा नहीं होने पाए, मतलब 6 से पहले भी 4 साल कर सकते हो। इनको रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कहा गया है, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और ईयर्स कहा गया है। बात समझ रहे हो? यानी कुल मिला के पिछले 10 साल का, नॉर्मली 6 साल और उसके पहले के भी 4 साल के आप पकड़ सकते हो, यहां लिखा हुआ है। और इनके असेसमेंट करने के लिए, मतलब इनका रिटर्न भरवाने के लिए अलग से नोटिस नहीं जाएगी, एक ही नोटिस जाएगी और कह देगा कि भाई आप इनके क्या करो, इन सब के आप रिटर्न फाइल करो। ठीक है, ये बताया गया है। फिर नो नोटिस शैल असेसमेंट रिसीवमेंट शैल बी इशूड बाय इशूइंग ऑफिसर फॉर रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और ईयर। इनके लिए नोटिस भेजने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कब कब के केस में? अगर जो इनकम छुपाई गई हो 50 लाख या उससे ज्यादा ना हो। ठीक है, मतलब इनकम अगर 50 लाख या उससे ज्यादा होगी तो नोटिस भेजने की जरूरत है। 50 लाख से ज्यादा नहीं है इनकम तो नोटिस भी नहीं जाएगी, केवल 6 साल की नोटिस इशू होंगी आपको, और पिछले 4 साल का भी अगर है तो भरना ही पड़ेगा, उसके लिए सेपरेट नोटिस की इशू करने की आवश्यकता नहीं है, ये बताया गया है। और कब कब नोटिस नहीं जाएगी, और नीचे पढ़ो, इनकम रिफर्ड अबव स्केप असेसमेंट हो फॉर सच ईयर्स, मतलब इस साल इनकम स्केप करी गई है लेकिन उसका रिलेशन इन सालों से था, मतलब पैसा पकड़ा तो अब गया है लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है। इनकम जो आपने छुपाई थी वो पिछले इन सालों में छुपाई थी, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब उसके लिए अलग से नोटिस नहीं जाएगी, रिक्वायर तो करेंगे कि भाई इस साल का रिटर्न भरो, इस साल का क्या करो, रिटर्न भरो। इन ईयर के लिए ये कंडीशन में नोटिस जाएगी, अदरवाइज इनका भी आपको फाइल करना पड़ेगा, इनकी इन्फॉर्मेशन, या अगर फाइल कर दिया होगा तो इनकी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, और फाइल नहीं किया होगा रिटर्न तो इनके रिटर्न भी फाइल कराए जा सकते हैं। या फिर सर्च एंड सीजर हुआ है इस डेट के बाद में, तो इन केस में नोटिस इशू करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना नोटिस के ही काम हो जाएगा। कब ये रिटर्न भरोगे, जो नोटिस इशू होगी उसमें तारीख लिखी होगी, जो नोटिस इशू होगी उसमें डेट लिखी होती है, उस डेट तक आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये सब बेकार हैं। रेट ऑफ टैक्स क्या होंगे, जिस भी ईयर का होगा उस ईयर में जो रेट चल रहे होंगे वो होगा, कॉमन सेंस है। ठीक है, फिर एक और महत्वपूर्ण है, असेसमेंट ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन। हमारे घर पे बेटा रेट पड़ी है, हमारे घर में सर्च एंड सीजर हुआ है, लेकिन हमारे घर से कुछ और डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, मान लो किसी और पर्सन के। ठीक है, सपोज कर लो कि राघवेन के कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड हुए हैं और लगा कि राघवेन में भी टैक्स चोरी करी है, तो राघवेन का भी असेसमेंट हो सकता है, जबकि सर्च एंड सीजर मेरे यहाँ हुई थी, लेकिन राघवेन के भी डॉक्यूमेंट मिल गए हैं कुछ ना कुछ, तो राघवेन की भी इनकम का असेसमेंट हो सकता है, वो यहाँ लिखा गया है। असेसिंग ऑफिसर को अगर ये लगता है कि जो भी पैसे इससे पकड़े गए हैं उनमें से कुछ पैसे किसी और पर्सन के हैं, जिस पर्सन के ऊपर सर्च हो रही थी उसके अलावा किसी और पर्सन के हैं, तो उस पर्सन का भी असेसमेंट करने की अथॉरिटी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास है, वो कहानी यहाँ लिखी है। ठीक है, तो ये भी हल्का सा रीड कर लोगे, समझा दिया हमने आपको। फिर टाइम लिमिट है कि जो 153 का असेसमेंट है वो कब तक कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इनकी टाइम लिमिट है, कभी 21 महीना होती, कभी 18 महीने होती, कभी 12 महीने होती है, तो हल्का से यहाँ देख लेना कि कब 21 है, कब 12 है, कब 18 है, एक बार रीडिंग लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको रीड कर लेना बेटा। ठीक है, हमने समझा दिया है, रीड कर लेना, जो भी बात नहीं समझ में आएंगे, हमने बताया ना इस चैप्टर को हम थॉरली आपको बता देते हैं हल्का हल्का, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ने का काम आपका है।
ठीक है, समराइज फॉर्म में हमने चैप्टर को बता दिया है, गो थ्रू करा दिया है, लाइन बाय लाइन खुद से पढ़ोगे, किसी लाइन का मतलब या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो बताया जाएगा आपको, उसमें इसमें परेशान होने की जरूरत थोड़ी ना है। तो ये एक बार देख लेना कब 18 है, कब 21 है, कब 12 है, ठीक है। और इसके बाद ये सब फालतू की बातें दे रखी हैं, ठीक है, ये सब बकवास है, इन सबको इग्नोर कर सकते हो, कोई मतलब नहीं इन सबका। तो ये था भाई समराइज फॉर्म में आपका चैप्टर, जो हमने पूरा बताने की कोशिश करी है, ठीक है, पूरा बता दिया है। अब इस चैप्टर को पूरा क्लास पहले समझ लोगे, देख लोगे, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे आप डिस्कस कर लोगे, और चैप्टर हो जाएगा आपका ये 6 वाला खत्म। ठीक है, गुड बाय बेटा, जय हिंद।